गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामाजिक विज्ञान की भारत और समकालीन विश्व भाग 2 कक्षा 10 के लिए इतिहास की जो ये पाठ्य पुस्तक है इसका पहला पाठ पढ़ेंगे। आपने भारत और समकालीन विश्व भाग 1 9th क्लास में पढ़ा है। इस पुस्तक को हम नाम देंगे बच्चों इतिहास, हिस्ट्री। ठीक है। अब हम आते हैं बच्चों पाठ पर अपने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आप ये चित्र देख रहे हैं, मैं इस चित्र को ही समझा रही हूँ बच्चों आपको। ये चित्र जो है वो 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार था जिसका नाम था फ्रेडरिक सार्यू, उसने बनाया था। उसने क्या किया था, सपनों का एक संसार रचा था जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। मतलब उसने एक ऐसा इमेजिनेशन किया था, वो एक ऐसे संसार की दुनिया की कल्पना कर रहा था जिसमें चारों ओर जनतंत्र हो, सामाजिक गणतंत्र हो, मतलब जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन हो। इस प्रकार के संसार की वो रचना करना चाह रहा था, इसलिए उसने अपने चित्र के माध्यम से उसने कलाकार ने अपनी अभिव्यक्ति को यहाँ पर प्रकट किया है। इस श्रृंखला का यहाँ हम पहला चित्र देख रहे हैं। उससे 4 चित्रों की श्रृंखला बनी थी जिसमें हम पहला चित्र देख रहे हैं। चित्र नंबर 1 है जिसमें यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। आप देख रहे हैं बच्चों चित्र में, यहाँ ये जो लोग दिख रहे हैं जो इस प्रतिमा के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, कहने का मतलब उनकी वंदना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये सारे लोग हैं यूरोप और अमेरिका के। अब इसमें आप ये भी देख रहे हैं कि इसमें सभी उम्र और सामाजिक वर्ग के स्त्री पुरुष हैं, एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए वो जा रहे हैं। ये है स्वतंत्रता की प्रतिमा, है ना। ये सभी लोग जो हैं ये कहाँ के लोग हैं, यूरोप और अमेरिका के हैं, और ये सभी उम्र और सामाजिक वर्ग के लोग हैं। ये एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा बच्चों, आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उस दौरान कलाकार जो थे वो स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे, है ना। मतलब हमारे भारत की भी अगर हम बात करें तो हम भी अपने भारत माता, है ना, भारत माता कोई लेडी मतलब ऐसे कोई नहीं है जिनका कोई अस्तित्व है, लेकिन हम अपनी भारत की स्वतंत्रता को भारत माता के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। राष्ट्रगान में हम उनका गुणगान करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से और जो दूसरे देश थे, हम जो फ्रांस की बात कर रहे हैं, उन्होंने भी अपनी स्वतंत्रता को एक महिला की प्रतिमा के रूप में यहाँ पर व्यक्त किया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक महिला की प्रतिमा है ना। यहाँ ये भी जो महिला है इन्होंने ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उनके एक हाथ में है। हाँ, जो ये फ्रांसीसी स्वतंत्रता के प्रतीक हैं, इनके एक हाथ में है ज्ञानोदय की मशाल, है ना, ज्ञान को उदित करने की मशाल है, और इनके दूसरे हाथ में है मनुष्य का अधिकारों का घोषणा पत्र। मतलब ये सबको उनके अधिकार देने के लिए उनके दूसरे हाथ में जो है वो एक घोषणा पत्र है। प्रतिमा के सामने जमीन पर है निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त बिखरे हुए हैं। ये जो प्रतिमा के सामने जो जमीन है इसमें निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए। अब यह निरंकुश में भी आपको चैप्टर जब आएगा तो मैं सारे शब्दार्थ भी क्लियर करूंगी, लेकिन फिर भी यहाँ समझना जरूरी है कि निरंकुश मतलब क्या है। निरंकुश जिसको हम बोलते हैं ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, कोई रोक टोक नहीं होती, और इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है जो अत्यंत केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकार होती है। तो ये जो जमीन है इसके ऊपर ऐसे ही निरंकुश सरकार जो है उसके ये बचे हुए जो अवशेष हैं, ध्वस्त अवशेष, ध्वस्त मतलब नष्ट हुए अवशेष यहाँ पर बिखरे हुए हैं, है ना। सार्यू के कल्पनादर्श भी एक नया वर्ड आया है जिसे हम यूटोपिया बोलते हैं। ये एक ऐसा समाज होता है जो इतना आदर्श होता है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। मतलब ये सिर्फ आप इमेजिनेशन ही कर सकते हैं। अगर हम वास्तविक रूप में अगर इस समाज की कल्पना करें तो वो संभव ही नहीं है, वो सिर्फ कलाकार की कल्पना में भी है। तो सार्यू के जो कल्पनादर्श था उसमें दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़े और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, है ना। अब अगर हम इस आगे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लोग जो हैं इसमें ये संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड के लोग हैं जो कि जुलूस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये मूर्ति के आगे हैं, है ना। और संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो अब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे, फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है ना। फ्रांस
की पहचान हम कर रहे हैं क्रांतिकारी तिरंगे से। प्रतिमा के पास में अभी अभी पहुंचा है ना, जिसके पास जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। ये वाले जर्मनी के लोग हैं, ये जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय सारियों ने ये छवि निर्मित की थी, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे, है ना। हमने यहाँ देखा कि ये लोग तो बन चुके हैं, मतलब इन लोगों ने तो एक आदर्श लोकतंत्र की स्थापना कर ली, लेकिन ये लोग अभी संघर्ष में हैं, इसलिए प्रतिमा के पास अभी जा रहे हैं। इन्हें स्वतंत्रता मिली नहीं है, लेकिन ये बहुत जल्दी स्वतंत्र होने वाले हैं, है ना। तो यहाँ यही बताया गया है कि इन्होंने ये जो झंडा थाम रखा है, इससे ये भी संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिसमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाहते, मतलब ये लोग भी अपने देश में प्रजातंत्र लाना चाहते थे, है ना। संविधान के अंतर्गत एक ऐसे राष्ट्र राज्य को गठित करना चाहते थे जहां सबको समानता का अधिकार मिले। अब जर्मन के बाद में यहाँ पर ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड और हंगरी और रूस के लोग हैं। मतलब यहाँ देखिए आप, जर्मनी के बाद में एक के बाद एक सभी मैंने जो भी नाम लिए उनके लोग भी यहाँ पर दिख रहे हैं, है ना। ऊपर स्वर्ग से अब हम आते हैं ऊपर। अभी तो हम नीचे देख रहे थे, अब ऊपर देखो, यह स्वर्ग से ये ईसा मसीह है ना। संत हैं, फरिश्ते हैं, यहाँ देखिए आप, सभी धर्म के संत फरिश्ते हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म के लोग यहाँ पर फरिश्ते जो है वो देख रहे हैं कि नीचे क्या चल रहा है ना। वो अपनी नजर जमाए हुए कि दुनिया में क्या हो रहा है। चित्रकार ने इसका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के रूप में प्रतीक किया है। मतलब चित्रकार ये चाहता है, मैंने पहले ही बताया था अभी, कि चित्रकार ने एक ऐसे संसार की रचना की थी जो वास्तव में होना संभव नहीं है, है ना। इसको यूटोपिया बोलते हैं, कल्पनादर्श बोलते हैं, है ना। तो चित्रकार ने एक ऐसे संसार की रचना की थी जिसमें सब लोग भाईचारे से रहना चाहते हैं, और ऊपर फरिश्ते भी उनको देखकर खुश होते हैं कि हाँ भाई, दुनिया में सभी लोग भाईचारे के प्रतीक के रूप में रह रहे हैं। तो आपको इस चित्र के माध्यम से मैंने बताया कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था। मतलब तो अभी हमने ये सब तो नहीं देखा है, लेकिन हमने किस प्रकार से, मतलब इस तरह के बीज पनप रहे थे कि किस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना, एक अच्छे लोकतंत्र की इच्छा लोगों के मन में, है ना, नागरिकों के मन में आ रही थी, ये हमने देखा। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सारियों ने इस चित्र में दी है। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा था जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशी साम्राज्य के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ था। मतलब पहले यूरोप में क्या था, बहुराष्ट्रीय वंशी साम्राज्य था, उसके स्थान पर बाद में यहाँ पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ था। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियों और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभु सत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी, लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझेपन की भावना अनंत काल से नहीं थी, मतलब शुरू से नहीं थी। ये संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। मतलब जो साझापन की भावना थी, मतलब मिलजुल कर जो रहने की भावना थी, वो शुरू से नहीं थी, लेकिन उनको कई संघर्षों का सामना करना पड़ा, है ना। और कई नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से, मतलब उनके प्रयासों से ये भावना उनके अंदर निर्मित हुई थी। यह अध्याय जो है उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य का राष्ट्रवाद अस्तित्व में आया। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को तो वैसे हम 5 बिंदुओं के आधार पर समझेंगे, लेकिन उसे समझने के पहले हम यहाँ पर नए शब्दों को पहले देख लें, और जो शॉर्ट स्टोरीज आएगी कि राष्ट्र क्या है। भाई राष्ट्रवाद समझ रहे तो सबसे पहले हमें राष्ट्र क्या है ये पता होना चाहिए, वो देखते हैं, उसके बाद हम अगला करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा शब्द आया था, जिसको मैंने अभी भी बताया था कि निरंकुशवाद किसे कहते हैं। निरंकुश शब्द आया था, उससे ही बना है निरंकुशवाद। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित तो दमनकारी सरकार होती है। हाँ, ये तो मैंने पढ़ दिया, आपको आया कुछ समझ में? तो समझिए, ऐसी सरकार, तो सरकार की ऐसी व्यवस्था
जिसका ऊपर कोई अंकुश नहीं होता, मतलब वो सरकार अपनी मनमानी करती है ना। कोई जैसे हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो कोई भी केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, है ना, इनकी जो हमने स्तर पढ़े थे अभी सिविक्स में, है ना, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तो इन सबका एक दूसरे के ऊपर अंकुश होता है। माना कि इनके कार्य बटे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी ये कोई गलत कार्य नहीं कर सकती। लेकिन निरंकुशवाद क्या होता है, हमने तो लोकतंत्र है, हमारे देश में क्या है, लोकतंत्र है, तो हमने उसको समझा। लेकिन निरंकुशवाद क्या होता है कि इसमें ऐसी सरकार होती है जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, दबाव नहीं होता। इतिहास में इस प्रकार की जो सरकार होती है उसी को निरंकुश सरकार कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ प्रजातंत्र है, लेकिन जहाँ निरंकुश सरकार रहती है वहाँ कहा क्या रहता है, राजतंत्र, है ना, समझे, मतलब राजा का ही तंत्र चलता है वहां पर। वो बहुत केंद्रीकृत होता है तंत्र, और उसके सैन्य बल पर वो दमनकारी सरकार का रूप होती है। मतलब अपनी मतलब वो क्या कहते हैं, अपने बल के आधार पर वो अपनी प्रजा का दमन करती है। उसके बाद अपन ने कल्पनादर्श पढ़ा था, जिसको अपन ने यूटोपिया बोला था। तो ये भी एक ऐसे समाज की कल्पना है जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है ना। मतलब इसको सिर्फ आप इमेज ही कर सकते हैं, वास्तविक रूप में अगर आप इस प्रकार के समाज की कल्पना करें तो वो संभव नहीं। पेज टर्न करते, टर्न इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हम सिर्फ नए शब्द को देख रहे हैं, है ना। नए शब्द या कोई स्टोरी आई हुई है कि जैसे अब ये कि जो अर्नस्ट रेनर ने, इन्होंने राष्ट्र क्या ये बताया, एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, है ना, उन्होंने ये बताया था 1882 में सावान विश्वविद्यालय में उन्होंने एक व्याख्यान दिया था, मतलब एक लेक्चर दिया था, और वो राष्ट्र के बारे में उन्होंने अपनी ही समझ को, जो वो समझते थे राष्ट्र के बारे में, उसको उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। बाद में उनका जो ये लेक्चर था वो एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा था, है ना, जिसका शीर्षक ही था कि राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। मतलब जो दूसरे लोगों के विचार थे वो ये थे कि राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र में एक समान भाषा होती है, या एक समान नस्ल के लोग रहते हैं, या एक समान धर्म या क्षेत्र के लोग रहते हैं। तो बच्चों, हम अपने राष्ट्र की बात करते हैं, भारत राष्ट्र की बात करते हैं। तो क्या हमारे भारत राष्ट्र में एक ही भाषा बोलते हैं पूरे भारतीय, जितने भी भारतीय, क्या वो एक ही भाषा बोलते हैं, या क्या वो सभी एक ही नस्ल के हैं, या एक ही धर्म के हैं, या एक ही जाति के हैं? नहीं। तो जो राष्ट्र की परिभाषा इन्होंने, जो विद्वान थे जो, है ना, उन्होंने गलत दी थी, तो उसी के अगेंस्ट में यहाँ पर इन्होंने बताया था कि राष्ट्र क्या है। जो सेकंड पैराग्राफ है, उन्होंने एक राष्ट्र की व्याख्या की कि राष्ट्र वास्तव में क्या है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। मतलब राष्ट्र कोई अचानक नहीं बन जाता, उसके लिए कई प्रयास करने पड़ते हैं लंबे, है ना, कई त्याग करने पड़ते हैं, निष्ठा रखनी पड़ती है, उसका ये चरम बिंदु, टॉप पॉइंट होता है। शौर्य वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। जैसे आज अगर हम अपने स्वतंत्र राष्ट्र की बात करते हैं तो कितने ही लोगों ने स्वतंत्र राष्ट्र के लिए बलिदान दिए, कितने ही महान पुरुषों ने कि ये वो गौरव की एक सामाजिक पूंजी है जिसके ऊपर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में, अतीत यानी कि भूतकाल में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जन समूह होने की, यह सब जरूरी शर्तें। अब इसमें राष्ट्रवाद, एक अच्छे राष्ट्रवाद के लिए सब चीजें होना चाहिए कि जो हमारे जो मतलब जो अतीत था, मतलब जो बीत चुका है, उसमें हमने कोई गौरवपूर्ण कार्य किया हो, और वर्तमान में भी हम अच्छा और अच्छा करने का संकल्प हमारे अंदर हो, सबके साथ में मिलकर महान काम करने की इच्छा हो, और ऐसे इसके लिए एक जन समूह हो जो उसके लिए सारी जरूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है ना। इसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है, प्रांत उसके निवासी है, स्टेट मतलब उसके निवासी है। अगर सलाह लिए जाने पर किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि एक जरूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोग हो जाएगा। मतलब अगर सिर्फ पूरी दुनिया एक ही कानून से चले, एक ही मालिक चले, तो कोई स्वतंत्र ही नहीं होगा, सबको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो उसे हम आदर्श राष्ट्रवाद नहीं कह सकते। तो राष्ट्रवाद की जो ये कल्पना थी ये हमने करी। इसके नीचे एक नया शब्द आया बच्चों, जनमत संग्रह क्या है? जनमत संग्रह
एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। मतदान सब समझते हैं बच्चों, वोटिंग ये कैसे होती है? प्रत्यक्ष रूप से होती है, दो प्रकार से होती है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। लेकिन जनमत संग्रह जो होता है इसमें प्रत्यक्ष रूप से होती है, जिसके जरिए क्या होता है कि एक एरिया के जो लोग रहते हैं उनसे ये पूछा जाता है कि कोई प्रस्ताव दिया जाता है उनको, और उनके ऊपर ये डिपेंड रहता है कि वो या चाहे तो उसे स्वीकार करे या चाहे तो उसे अस्वीकार करे। ये उनसे पूछा जाता है, उनके ऊपर थोपा नहीं जाता, सिर्फ उनके ऊपर पूछा जाता है कि एक क्षेत्र के सभी लोगों से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए या अस्वीकार किया जाए। अब हम आते हैं चित्र नंबर 2। देखिए, अभी हम ये जो ब्रैकेट है इसको समझ रहे हैं, पूरी बात को हम इसे बुक के माध्यम से नहीं समझते और उसके हम पावर पॉइंट बनाएंगे और फिर समझेंगे। ये जो चित्र है ये एक जर्मन पंचांग समझते हैं ना आप? तिथि मतलब आपके यहाँ भी कैलेंडर होते हैं जिसका कौन सी तिथि कब है मालूम पड़ती है आपको, है ना? अगर हिंदू धर्म के तो आप ये देखते हैं कब दिवाली आई, कब अमावस्या है ना। मुस्लिम धर्म के तभी आप देखते हैं कि कब इतना चांद दिखेगा अमावस्या के दूसरे दिखता है वो, है ना? तो उसके लिए तो उस प्रकार से वो जो पंचांग होता है, तिथि होती है, तो ये भी एक जर्मन देश का पंचांग है। इसका मुख्य स्टेट जिसे पत्रकार एंड्रियास रेगमान ने 1798 में डिजाइन किया था, जिसमें फ्रेंच वास्तविक क्रांतिकारी वीर के प्रवेश के चित्र को उसमें दूसरे जून के किले की बगल में बनाया गया है ना? यह किला जर्मन प्रांत केसेल में निरंकुश शासन के गढ़ के रूप में चित्रित है। ठीक है, इसमें मतलब जो जर्मन प्रांत में थे केसेल, इसका वहां पर निरंकुश शासन था, निरंकुश शासन का भी गढ़ था। इस चित्र के साथ एक नारा दिया गया, लोगों को अपनी आजादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। ये नारा दिया गया है इस चित्र के साथ में कि लोगों को अपनी आजादी क्या कर लेनी चाहिए? मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। रेगुमान एक पत्रकार था जो मेज नामक शहर में रहता था और वह जर्मन जैकोबिन गुट का सदस्य था। आया आपको ये चित्र समझ में किस बारे में बात की गई है ना? कि भाई हमें क्या करना चाहिए? उसमें मतलब ये है कि नारा दिया है कि लोगों को अपनी आजादी मुट्ठी में कर लेना चाहिए। मतलब वो बिल्कुल प्रजातंत्र के विरोध में राजतंत्र की व्याख्या की गई है यहाँ पर। राजा का शासन था, उसकी आजादी, तो उनको क्या करना था कि अपनी आजादी को मुट्ठी में कर लेना था। ये रेगनाम का पत्र था जो मेन नामक शहर में रहता था और वह जर्मन जैकोबिन गुट का एक सदस्य भी था। ठीक है, अब आगे आते हैं हम नए शब्द के लिए। अब हमारा जो नया शब्द है वो तो नहीं है इधर, लेकिन अब ये सारी चीजें मैं अभी से ही समझा दूंगी तो नहीं, हम सिर्फ महत्वपूर्ण चित्रों को देखते हैं। चित्रों को हम जब इसके अकॉर्डिंग ही समझेंगे, जब वो घटनाक्रम आएगा तब हम चित्रों को समझेंगे। अभी अगर मैं चित्र सारे समझाऊंगी तो आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जो आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आ सकती है उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। 1797 नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ था, वो नेपोलाई युद्धों की शुरुआत हुई थी। नेपोलियन, अभी जो हम यूरोप का राष्ट्र में राष्ट्रवाद को उदय पढ़ेंगे ना, उससे नेपोलियन आए कुछ, और आपने पिछली बार भी पढ़ा था कि फ्रांस की क्रांति में नेपोलियन के बारे में बाद में आपने पढ़ा था। 1797 में नेपोलियन ने क्या किया था? इटली पर हमला किया था और नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत हुई थी। फिर 1814 से 1815 के बीच में नेपोलियन का पतन हो जाता है और वियना शांति संधि होती है। 1821 में यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ होता है। फिर 1848 में क्या क्या घटनाएं होती है? फ्रांस में क्रांति होती है और आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगर, औद्योगिक मजदूर और किसानों की बगावत, मतलब बहुत ज्यादा आर्थिक परेशानी से का जो सामना करते हैं कारीगर मजदूर जो रहते हैं, औद्योगिक मजदूर रहते हैं या जो किसान रहते हैं, वो बगावत कर देते हैं। मध्य वर्ग संविधान और प्रतिनिधित्वात्मक सरकार के गठन की मांग करता है। इतालवी, जर्मन, मेडिया, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्यों की मांग करते हैं। फिर 1859 से 87 में इटली का एकीकरण होता है। ये भी हम अपने पावर पॉइंट में आपको बाद में समझाएंगे। अभी हम खाली इनके सन याद कर रहे हैं कि कौन सी घटना किस सन में हुई थी, है ना? आप घबराइए मत, हम हिस्ट्री को भी एक टर्म स्टोरी के रूप में समझेंगे। सिर्फ बुक रीडिंग नहीं करेंगे, हम अपने पावर पॉइंट बनाएंगे और उसके माध्यम से मैं आपको अगले वीडियो में कल आपको उसको डिस्कस करेंगे। आज तो मैं आपको सिर्फ एक बेसिक नॉलेज दूंगी। ठीक है, 1866 से 1871 में जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। मतलब हमें यहाँ पे सिर्फ कैसे होता है वो सब हम बाद में पढ़ेंगे, हमें सिर्फ सन देखना है कि कब होता है। फिर 1905 में हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। ये सारी महत्वपूर्ण तिथियां थी जो आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकती है।
इसके बाद एक नया शब्द आता है बच्चों, रूढ़िवाद। रूढ़िवाद क्या है? ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। हाँ, परंपरावाद से ही बना है ये शब्द, परंपरावाद रूढ़िवाद। जैसे हमने भी देखा कि हमारे देश में भी कई ऐसे परंपरावादी लोग हैं जो परिवर्तन को नहीं अपनाते, वो जो पुराना रीति रिवाज चला रहा है उसी लोगों पर चलते हैं। तो यहाँ पर राजनीतिक दर्शन से इस चीज को जोड़ा है कि जो परंपरा चली आ रही है या जो संस्थान पहले से स्थापित है उन्हीं के रिवाजों पर जोर देता है, और जो नया नया बदलाव आ रहा है, तेजी से जो बदलाव आ रहा है उसको नहीं अपनाता, बल्कि उसकी वजह जो धीरे धीरे विकास होता है उसी को ये प्राथमिकता देता है। और ये हमारे लिए बहुत घातक है। राष्ट्रवाद के रिवाज जो है उसके लिए कई तरह लाता है। ये करीब करीब आपके नए शब्द बच्चों समाप्त हो चुके हैं। ये जो शब्द जो एक शब्द और आएगा आपका नारीवाद, ठीक है, पहले पवन से आपका नारीवाद शब्द आएगा। इसको भी हम पढ़ लेते हैं ताकि बार बार हमें एक बार हम कोई भी मतलब अगर हम लेसन पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके वर्ड मीनिंग ही पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार से एसएसटी में भी वर्ड मीनिंग आपको मतलब आने चाहिए, तभी आपको लेसन समझ में अच्छे से आता है। नारीवाद क्या है? स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का विरोध। हमने यहाँ क्या बात की? नारीवाद क्या है कि स्त्री पुरुष की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता होती है ना, उसके आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का विरोध, कि भाई स्त्री पुरुष दोनों समान है देखा जाए तो, है ना, तो उनको भी उतने अधिकार दिए जाने चाहिए जितने पुरुषों को। उन्हीं का इसमें बोध हो, ज्ञान हो, उसे हम नारीवाद कहते हैं। इसके बाद एक और शब्द आएगा बच्चों, विचारधारा। एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाले विचारों का समूह। ठीक है, विचारधारा मतलब एक खास प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाले विचारों का समूह। विचारधारा वैसे तो बहुत बोलचाल का भाषा है कि सबकी थिंकिंग कैसी है, लेकिन यहाँ पर इसको सोशल और पॉलिटिकल रूप से इसको यहाँ पर जोड़ा है कि भाई उनकी क्या थिंकिंग है। तो आप ये सारे जो नए शब्द हैं इनको एक जगह लिख लीजिएगा, क्योंकि ये वन वर्ड के रूप में भी आ जाते हैं कभी कभी, तो अगर आप लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर है। उसके बाद एक और शब्द आ रहा है यहाँ पर, नृजातीय। एक साझा नस्ली, जनजाति या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि है जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। ठीक है, क्या है ये? जनजाति है या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि है जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। मतलब एक समुदाय है, एक समूह है जो उसको अपनी पहचान मानता है, उसकी संस्कृति से, उसकी नस्ल से, उसकी जनजाति। ठीक है, तो करीब करीब बच्चों सारे शब्द हो गए हैं। एक और है रूपक। रूपक क्या है? रूपक यह आएगा आपका पेज नंबर 21 पर। जब किसी अमूर्त विचार, क्या क्या हो सकते हैं अमूर्त विचार? लालच हो सकता है, ईर्ष्या हो सकता है, स्वतंत्रता हो सकता है, को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है। मतलब इन सारे विचारों को अगर हम किसी चीज के जरिए इंगित करते हैं, इंडिकेट करते हैं, तो ये एक रूपात्मक कहानी के दो अर्थ होते हैं, एक होता है शाब्दिक और एक होता है प्रतीकात्मक। तो अगर हम किसी चीज को शब्दों के माध्यम से करते हैं तो वो शाब्दिक हो जाता है, और अगर हम प्रतीक को उदाहरणों के माध्यम से करते हैं तो प्रतीक। मतलब कोई भी अमूर्त विचार है ना, तो यहाँ पर जो रूपक है वो स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए। ठीक है, लालच ईर्ष्या करने, यहाँ पर जो रूपक शब्द आएगा इस लेसन में वो स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए थे, जो किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए यहाँ पर इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो आगे होंगे सारे छोटे से